ठीक है, तो यहां हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, VBT। ठीक है, तो VBT में हम पहले सीखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो हमारे सामने समस्या ये होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग इतना ही क्यों होता है, पूरा ओवरलैपिंग क्यों नहीं होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी लॉस क्यों होता है? पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखा जाता है? H2 इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन, व्हाई हीलियम 2 विल नॉट एग्जिस्ट। तीन सब क्वेश्चन का आंसर हम इससे करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले हम दो हाइड्रोजन को हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन लिया। अब ये दोनों आपस में बन के H2 बन गए। तो उनको बनने के पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं केस 1 में अभी सब कुछ सेपरेट है। ठीक है, एक कोल्हापुर में तो एक सांगली में, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है। तो ये अपना घुमा रहा है हाइड्रोजन को और ये अपना हाइड्रोजन को घुमा रहा है। तो जो ये घुमाएगा तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन ये होगा, रिपल्सन का नामो निशान नहीं है, यहां रिपल्सन नहीं होगा। जो कोल्हापुर में घुमा रहा है तो उसका अट्रैक्शन ये होगा और रिपल्सन है ही नहीं। दोनों पास में आ गए। ठीक है, ये भी कुछ दूर चल के आया, ये भी कुछ दूर चल के आया, दोनों पास पास आ गए। जैसे ही पास में आया तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन में आने लग गया और इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन में आने लग गया। यानी अपना इलेक्ट्रॉन्स तो खींच के रखा ही रखा है, दूसरे वाला का भी खींचने लग गया। ऐसा लाइफ में भी होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स खींच के तो रखा ही रखा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स ये खींचने लग गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स खींच के तो रखा है और ये इसका भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गया, खींचने लग गया। क्योंकि इसमें माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो जैसे ही एक दूसरे के टच में आए तो यहां पर अब जो इस इलेक्ट्रॉन्स को पहले केवल ये खींच रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को Nb भी खींचेगा, ये भी खींचने लगेगा। यानी अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन्स का केवल ये अट्रैक्शन था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स दो के अट्रैक्शन में आ गया, ये भी खींचने लग गया और ये भी खींचने लग गया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अकेला था तो इसको केवल Nb खींच रहा था, लेकिन जैसे ही ये इसके टच में आया तो ये बोला हम भी खींचेंगे। अब यहां पर जब दूर दूर थे तो केवल EA के ऊपर केवल एक का अट्रैक्शन था, अब इसके ऊपर इसका भी अट्रैक्शन हो गया, इसके ऊपर इसका भी अट्रैक्शन हो गया, इसके ऊपर इसका भी हो गया, इसके ऊपर इसका भी हो गया। अब रिपल्सन के बारे में बात करें, अब किसी को खींचोगे तो दुश्मनी तो होगी ना, झगड़ा तो होगा ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, बोलेंगे तुम मेरा क्यों खींच रहे हो, तो ये दोनों झगड़ने लगेंगे। यानी Na में और Na में Nb में रिपल्सन हो जाएगा, दोनों टकरा जाएंगे। क्योंकि ये इसका वाला खींच रहा था, ये तो अपना खींच के रखा ही था, ये दूसरे पे भी खींचने का स्टार्ट कर दिया, तो ये दोनों टकरा जाएंगे, बोलेंगे तुम मेरा क्यों खींच रहे हो। तो यहां पर ये रिपल्सन क्रिएट हो गया, प्लस में और प्लस में रिपल्सन हो गया, जबकि यहां रिपल्सन का नामो निशान नहीं था। अब ये वाला भी दोनों आपस में झगड़ जाएंगे कि तुम इससे क्यों खींचे जा रहे हो और तुम इससे क्यों खींचे जा रहे हो। यानी यहां पर रिपल्सन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कुल मिला के दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भारी पड़ जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं। अगर कहीं रिपल्सन का वैल्यू भारी पड़ जाता तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते ही नहीं। ठीक है, तो पहले इतना जो बोर्ड पे लिखा उसको छाप लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहां हमने बात किया कि एक दूसरे के पास क्यों आ रहे हैं। तो पास आने के रीजन ये है कि दोनों में जब पास आ रहे हैं तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है एज कंपेयर टू रिपल्सन।
तो अट्रैक्शन भारी पड़ रहा है रिपल्सन के ऊपर, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं। अगर कहीं रिपल्सन भारी पड़ता तो वो एक दूसरे के पास आते ही नहीं। तो डेट मीन्स यहां अट्रैक्शन का 4 वैल्यू है और रिपल्सन का 2 वैल्यू है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकाले भी तो अट्रैक्शन का 4 वैल्यू निकलेगा और रिपल्सन का 2 वैल्यू निकलेगा। तो अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा गिर जाता है रिपल्सन से, दैट्स वाई एक दूसरे को पास आना चाहते हैं। तो इतना पहले लिखो, फिर हम आगे अब बात करते हैं। यहां पर हमने बात किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो यहां पर यह भी लिख लेना 2 आइसोलेटेड एटम है ये, 2 आइसोलेटेड एटम, केस 1 2 आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब आजकल कोरोना टाइम में चल भी रहा है, आइसोलेशन कर दो, क्वारंटाइन कर दो। आइसोलेशन मतलब सेपरेट सेपरेट है, आइसोलेट है मतलब हम बोल रहे हैं कि उसको आइसोलेट कर दो, यानी आइसोलेट मतलब उसको सेपरेट रूम में बंद कर दो, बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाए, यानी हमसे वो कनेक्शन ही खत्म कर दो। यानी ये कोल्हापुर में थे, सांगली में थे, आइसोलेटेड है, यानी इसके टच में नहीं है। तो दिस वन इज 2 आइसोलेटेड। लेकिन ये अब आइसोलेटेड नहीं रहा, एक दूसरे के पास आ रहा है। पास आने की वजह क्या है? अट्रैक्शन, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ रही है। इसीलिए अगर कहीं झगड़ा ज्यादा होता, दोस्ती से ज्यादा झगड़ा हो जाता तो दूर भाग जाते, दोनों एक दूसरे के पास आते ही नहीं। तो पास आने का रीजन ये है कि दोस्ती उनमें ज्यादा है, रिपल्सन है मतलब उनमें दुश्मनी है पास आने के, इनमें दुश्मनी है, इसमें इनमें दुश्मनी है। लेकिन इनका अट्रैक्शन इतना तगड़ा है कि इनके दुश्मनी को क्या कर दे रहा है? खत्म कर दे रहा है। तो दोस्ती के आगे दुश्मनी टिक नहीं पा रहा है, इसीलिए एक दूसरे को क्या आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस वन इज आइसोलेटेड और दिस वन इज एक दूसरे के पास पास आ गए। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर एक भी मिला? हमें नहीं मिला है, इस क्वेश्चन में किसी का आंसर हमें अभी नहीं मिला। बस इतना कुछ हम जाने कि एक दूसरे के पास क्यों आ गए हो। ठीक है, मतलब बॉन्ड बनने के लिए अभी तैयार हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन का भी आंसर ये हुआ कि कोई बॉन्ड क्यों बनता है, कोई बॉन्ड क्यों बन रहा है, 2 आइसोलेटेड एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो हमारा अभी इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिला, केवल आंसर ये मिला कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। तो बॉन्ड फॉर्म इसलिए होता है कि जब दो एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भारी पड़ जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, यानी दोस्ती भारी पड़ जाती है दुश्मनी से। तो यहां तक हमें यही समझ में आया कि बॉन्ड इसीलिए फॉर्म होता है कि 2 एटम्स के बीच में क्या हो जाए, 2 एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, कहीं रिपल्सन ज्यादा होता। और यही रीजन है कि हीलियम 2 नहीं बनता है। तो अब यहीं पे बता दे रहा हूं कि हीलियम 2 क्यों नहीं बनता है। तो ध्यान से देखो यहां पे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये 2 घुमा रहा है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां है, और यहां हीलियम का प्रोटॉन है। तो ये इसको खींचा है और ये इसको खींच रखा है। एक हीलियम का और है, इसके पास भी 2 है, तो ये इधर खींच के रखा है और ये इसको इधर खींच के रखा है। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के पहले आइसोलेटेड थे, अब दोनों एक दूसरे के टच में आए तो ये बोला कि हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस Na A B B और ये E B, ये इसको खींचने लग गया, ये इसको खींचने लग गया। तो यहां 2 अट्रैक्शन और हुआ। पहले से कौन था? Na में था और Ea में था अट्रैक्शन। पहले जब ये आइसोलेटेड थे तो Na में था और ये 2 था ना। तो जब ये एक दूसरे के पास नहीं आए थे, ये हटा दो, जब पास नहीं आए थे, ठीक है, पहले पास मत करो, आइसोलेटेड कर दो। पास नहीं आए थे तो ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था, NB और EB। ठीक है, और NB और एक और EB है। ठीक है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट थे। जब पास में आए तो ये तो था ही, अब ये इसको खींचेगा, यानी और इसमें एडिशनल हो जाएगा, Na में क्या आ जाएगा? EB आ जाएगा।
एक एक्स्ट्रा आ गया ये, और इधर से भी एक एक्स्ट्रा आएगा, कौन आएगा, Na और Ea, ये वाला इसको खींचेगा ना तो एक्स्ट्रा आएगा, मतलब ये दो दो हो जाएंगे, Ea और Nb, Ea और Nb, और ये खींचेगा Nb और ये Ea, ठीक है। तो लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका अट्रैक्शन एडिशनल में आ गया और इसका अट्रैक्शन एडिशनल में आ गया, समझ में आया ना। ये इसको अट्रैक्ट यानी एक्स्ट्रा ये दो बढ़ गया है, ये भी बढ़ जाएगा तो वही वाला है ये। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो रिपल्सन क्या होगा, ये दोनों रिपल्सन होगा, Na में और Nb में रिपल्सन होगा, इनमें भी रिपल्सन होगा, Ea में और Ea में रिपल्सन होगा। इसको मैं क्या करता हूं, एक एक ही लिखता हूं, ठीक है, चारों क्लियर हो जाएगा। ये पहले ये था और पहले ये था, ये और ये, अब क्या है, ये है और ये ए है, चार है ये, 1 2 3 और 4, चार अट्रैक्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब रिपल्सन कितने हो जाएंगे, ये और ये रिपल्सन करेगा, ये और ये रिपल्सन करेगा, ये और ये रिपल्सन करेगा, ये और ये भी रिपल्सन करेगा, Ea और Eb भले दूर है लेकिन करेगा जरूर, Ea और Eb ये भी करेगा, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, और इनमें भी रिपल्सन होगा, और Ea और Eb में भी रिपल्सन होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, यानी कहीं ना कहीं रिपल्सन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर रिपल्सन भारी पड़ रहा है, इसीलिए हीलियम 2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब अट्रैक्शन भारी पड़ता है तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हीलियम जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि व्हाई H2 विल फॉर्म और हीलियम 2 विल नॉट फॉर्म, क्योंकि इन हीलियम 2 में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हमें बस इतना क्वेश्चन का आंसर मिला कि कोई बॉन्ड क्यों बनता है, बस इतना ही हम पढ़े अभी तक। तो बॉन्ड बनने का रीजन ये है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन से, दैट्स वाई बॉन्ड विल फॉर्म। इसीलिए हीलियम 2 नहीं बनता है, क्योंकि रिपल्सन भारी पड़ जाता है अट्रैक्शन से, इनमें झगड़े ज्यादा, दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी हो जा रही है। तो दुश्मनी हो जा रही है तो इसलिए जल्दी ये एक दूसरे के बॉन्ड नहीं बना पा रहे, ठीक है। जब दुश्मनी होगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा, दोस्ती होगी तब ना बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हमें दुश्मनी हो गई और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो कुल मिला के एक बॉन्ड कैसे बनता है ये हमने सीखा। अब सीखने के बाद आगे हम देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्ती ज्यादा होना चाहिए दुश्मनी से, कहीं दुश्मनी ज्यादा हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखना। दोस्ती मतलब अट्रैक्शन और दुश्मनी मतलब रिपल्सन। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें इस चीज को समझाता हूं ग्राफ से, तो ध्यान से अब सुनना। अब मैं इसको समझाता हूं ग्राफ से। अब मान के चलते हैं कि ये एटम और ये एटम हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड है, बहुत दूर दूर है। तो हम इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, -Q1 Q2 अपॉन R होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, और थोड़ा बहुत लैटिस एनर्जी में बताया भी था मैंने, और ये माइनस होता है। जब ये एक दूसरे के दूर है, मतलब दूर मतलब क्या, इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो जब रेडियस बोले तो डिस्टेंस, ये आर बोले तो डिस्टेंस, जब रेडियस टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को पहले लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत जब दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब ध्यान से सुनना,
अब मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, अब ग्राफ की तरह मैं बढ़ रहा हूं, एक मैं ग्राफ ले रहा हूं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं और किलो जूल में है ये, और एक्स एक्सिस पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो अभी तक हम पढ़े उसी को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहां ये 0 लेवल पे है, ये 0 है, यहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब यहां ध्यान से सुनना, किसके किसके बीच में ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। जब दोनों बहुत दूर दूर थे तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, 0। यानी कि हम ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यानी जब दोनों एक दूसरे के बहुत दूर दूर थे, आइसोलेटेड थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। जैसे जैसे एक दूसरे के पास आने लग गए, तो क्या जब पास आ रहे थे तो दोस्ती बढ़ रही थी या दुश्मनी, तो दोस्ती जीत रहा था। यानी दोस्ती का जीतना मतलब उसमें स्टेबिलिटी आना, स्टेबल होना, यानी अट्रैक्शन का बढ़ने, रिपल्सन से अट्रैक्शन का बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी आना। दोनों जब आपस में पास आए, दोस्ती बढ़ा, तो उनमें स्टेबिलिटी आएगी ना, वो स्टेबल हो जाएंगे। और पास आ रहे हैं, और पास आ गए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, उनकी दोस्ती और बढ़ गई, और स्टेबिलिटी आया। जितना स्टेबिलिटी आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बोलता है कि लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जितना ये स्टेबल होता जाएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, यहां पहले 0 था, अब ये पास आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, ये निगेटिव की तरफ भाग रहा है। दिस वन इज वैल्यू इज 0 0 और ये निगेटिव है, ये वाई एक्सिस पे ये वैल्यू निगेटिव है। जैसे जब दूर था तो वो 0 टेंस टू 0 था, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रहा है उसका एनर्जी देखो निगेटिव की तरफ भाग रहा है, यानी और निगेटिव कम होता जा रहा है। निगेटिव कम होना है अच्छा है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत रहा है। इसमें कुल मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना, यानी कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, स्टेबिलिटी को और पोटेंशियल एनर्जी को एक दूसरे में बाइंड अप कर दिया, जोड़ दिया कि हम पास आएंगे तो दोस्ती बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी आएगा, और जब स्टेबिलिटी आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डाउन की तरफ जाएगा। ओ जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ही वो डाउन, वो एक दूसरे के क्लोज आने लग गए हैं, दूर पास और पास। अब एक समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे को टच कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, टच कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे वो, यानी ये पास आया, दोस्ती बढ़ी, पोटेंशियल घटा, माइनस की तरफ बढ़ रहा है, पास आ रहा है, एक दूसरे के टच किया, ओवरलैप कर गया। अब ओवरलैपिंग करेगा तो अब क्या होगा, जो हमने आपको रिपल्सन बताया था कि ये Na और यहां पर EA और यहां पर NB और EB, तो ये अट्रैक्शन में था, चलो उल्टा लिखते हैं, यहाँ NB लिखते हैं और यहाँ EB लिखते हैं। ये अट्रैक्शन में था, पास आते गया,
लेकिन फिर आके पास जवाब दे दिया कि इतना पास मत आ जाओ कि हमारे में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी। तो बोला कि पास दूर दूर से पास आ रहा है, पास आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे वो पास आ रहा है, याद रखना पास आ रहा है, कोल्हापुर और सांगली मिल रहा है, दोनों पास आ रहा है, दोनों पास आए, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अट्रैक्शन दोस्ती बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, माइनस की तरफ भाग रहा है। जब दोनों एक दूसरे को टच किए, टच करने के बाद अब हाथ पकड़ते पकड़ते लोग, पैर पकड़ते पकड़ते लोग हाथ भी पकड़ लेते हैं। तो यहां पर एक दूसरे को टच करने के बाद एक दूसरे से ओवरलैप हुआ। जैसे ही ओवरलैप हुआ, इस दोनों का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये ओवरलैप कर गया। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ओवरलैप हुए। उस समय पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है, यानी जितना कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब जैसे ही और आगे बढ़ा ओवरलैप करने, बोला अब नहीं, रिपल्सन कर देंगे हम, दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी, इतना ही। अब इससे ज्यादा तुम ओवरलैप करोगे तो हमारी दोस्ती नहीं दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं चलेगा, जितना ओवरलैपिंग था उतना ही चलेगा। इतना ही ओवरलैपिंग हुआ, उससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा। यानी अब ओवरलैपिंग बोला और करो तो क्या होगा, बोले अगर तुम करोगे तो हम ग्राफ को ऊपर खींच देंगे, यानी अनस्टेबिलिटी आने लगेगी। यानी इससे तुम और पास में आए तो हमारा एनर्जी बढ़ने लगेगा और हम कहां चले जाएंगे, अनस्टेबल में। तो स्टेबिलिटी तक ही रुकना है, अनस्टेबिलिटी तक नहीं जाना है। यानी पास आओ, ओवरलैप भी एक लिमिट तक होगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि ओवरलैपिंग पूरा क्यों नहीं होता है, पूरा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव में आने लगेगा, और ये कंपाउंड जो दोस्ती था वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इससे ज्यादा वो पास में नहीं आएगा। जैसे ही एक दूसरे के पास में मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे के ओवरलैप किए, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इससे ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएगा। दैट इज नोन एज एक्सटेंट, यानी मैक्सिमम एरिया को उसने कवर कर लिया है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और जैसे ही एक दूसरे का किया, अब आने के बाद बोला कि मैं स्टेबल हूं क्योंकि मैं एनर्जी यहां से लेके यहां आया, यानी इतना एनर्जी उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, क्योंकि जीरो से माइनस की तरफ आने लग गया, तो उतना एनर्जी क्या किया उसने, रिलीज कर दिया। यानी इस बॉन्ड को बनाने में, H2 बॉन्ड को बनने में हमें H+H बनने में हमें 433 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज। अब पूछो कि बॉन्ड के फॉर्मेशन करते समय एनर्जी लॉस क्यों होता है, जब बॉन्ड नहीं बनाए थे, दूर दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। जब पास पास आने लग गए, एक दूसरे के क्लोज आने लग गए, स्टेबिलिटी बढ़ने लग गई, और ये जीरो से कहां रास्ता तय किया, 433 किलो जूल तक। यानी ये निगेटिव है वैल्यू, ये निगेटिव है, यानी जीरो से ये इतना डाउन चला गया, यानी उतना एनर्जी रिलीज कर दिया। स्टार्टिंग में जीरो था, अब कहां आ गया, -433 पे। यानी इसका अगर हम जीरो में से फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल था और ये इनिशियल था, फाइनल कितना है 433, इनिशियल कितना था जीरो, क्या आया माइनस, यानी वैल्यू माइनस में आ गया। यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होते समय एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पर मैं ये भी बता दिया कि बॉन्ड बनते समय एनर्जी एक्सोथर्मिक होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगा। तो व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल रिलीज। अब ध्यान से सुनना, अब ये बोला कि इससे ज्यादा अब तुम पास में मत आओ, ये हमारा मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। तो बोला ठीक है, हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ।
दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी इसको, ये वाला एनर्जी है 343, इतना देंगे तब जाके टूट के फिर से अलग हो जाएगा। दोस्ती को तोड़ना है, अब दोनों मिलके दोस्त बने और इतना एनर्जी रिलीज किए, अब उनको अलग अलग करना है, उनको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए उतना एनर्जी फिर से देना पड़ेगा, तब जाके वो फिर से आइसोलेटेड हो जाएंगे, उसी रूप में हो जाएंगे जो जहां से स्टार्ट हुए थे। दैट मीन्स उसी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये वाला जो लेंथ है यहां वाला, यहां से यहां जो मेजर, इसीलिए एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये दोनों का डिस्टेंस जो बताता है वही बताता है क्या, वही बताएगा बॉन्ड लेंथ। तो यहीं पर बॉन्ड लेंथ का डिफिनेशन पहला बार VVT ने बताया, VVT ने एक्सप्लेन किया। VVT ने बता दिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। तो उष्णता तोड़ने में दैट इज नोन एज, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं। अगर आपके ऊपर ग्राफ वगैरह आता है इस पे, तो यही एनर्जी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या बॉन्ड स्टेबिलिटी है। और ये अब मैक्सिमम जो है इतना कवर करेगा, इससे ज्यादा वो कवर नहीं करेगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ओवरलैपिंग होगा वो इतना होगा, और एनर्जी जो होगा वो 433 किलो जूल बाहर रिलीज होगा, ठीक है। दोनों का बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, कोई बताओ मेरे को, दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो होता है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, इसमें बुकलेट में दिया होगा। तो इसको समराइज कर रहा हूं कैसे एक हाइड्रोजन का ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, यही ग्राफ है, यही आपका ग्राफ है जो पहला पेज पे दिया हुआ था। तो एक दूसरे के जब दूर दूर थे, आइसोलेटेड थे, तो पहला केस क्या हुआ, ध्यान से सुनना और इसको लिखना अपने लैंग्वेज में, क्या क्या हुआ सारे स्टोरी खुद लिखोगे। जब ये आइसोलेटेड थे, दूर दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताओ, पोटेंशियल, मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगा तब 1 बाय 1 रिवाइज कराऊंगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हुआ होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हुआ होगा वैल्यू, 0। क्यों 0 हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्यों 0 हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्यों 0 हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्यों 0 हुआ होगा, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, -Q1 Q2 अपॉन R। R जैसे ही हम पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या दे देगा, 0। अब मुझे ये बताओ कि स्टेबिलिटी होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होना जरूरी है या ज्यादा होना जरूरी है, पोटेंशियल बढ़ने के लिए, सॉरी स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होना जरूरी है, ज्यादा होना जरूरी है, कम होना जरूरी है, बरोबर है। यानी स्टेबिलिटी आना मतलब दोस्ती होना। बॉन्ड कब बनता है, दोस्ती में या दुश्मनी में, दोस्ती में बनता है, दुश्मनी में कोई बॉन्ड बन भी नहीं पाए। दुश्मनी मतलब रिपल्सन, दोस्ती मतलब अट्रैक्शन। जब दूर दूर थे तो पोटेंशियल 0 था, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्राफ यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ है, यहां से ग्राफ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ध्यान देना, यहां से, तो यहां से क्यों ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो यहां जो पोटेंशियल है वो टेंड्स टू 0 है, यहां वाला पोजीशन पे। तो पहला पोजीशन आप ये लोगे, यहीं से ग्राफ आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, यानी ग्राफ जब ऑब्जर्व करोगे तो पहला पॉइंट आपका ये होगा, यहां पर एटम आपका आइसोलेटेड है, दोनों एक दूसरे के पास आने लग गए, पास आने लग गए, पास आने लग गए, एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज,
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक दूसरे के पास आए पास आए पास आए, तो पास आने से पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो रहा है, व्हाई पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो रहा है, पास आने से पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, पास पास आने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ रहा है, दोस्ती, दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती बढ़ रही है, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, दोस्ती बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तीनों को कनेक्ट कर देना है। पास पास आने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ने से दोस्ती बढ़ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू डाउन होता चला जा रहा है। एक दूसरे के पास आते 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 ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए, वो बोला अब इससे ज्यादा ओवरलैप हो गए हम रिपल्सन कर देंगे, यानी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा तुमको पास में नहीं आना है, नहीं तो दुश्मनी वहीं पे हो जाएगा। चलो उससे ज्यादा भी लाके देखते हैं, लाके देखेंगे तो बोलेगा कि मैं ग्राफ को ऊपर उठा दूंगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने लगूंगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगूंगा, दोस्ती तोड़ दूंगा। ये दोस्ती तोड़ने वाला है और ये दोस्ती बनाने वाला है, और ये दोस्ती तोड़ रहा है। जब और हम पास पास ला के देखे तो क्या हुआ, तो ये देखने वाला है, यानी ये इमेजिनेशन है कि हम पास पास ला रहे तो क्या बन रहा है। ग्राफ एक्चुअल में यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है। ये तो रिपल्सन वाला ग्राफ है, फोर्स ऑफ रिपल्सन वाला ग्राफ है। जो और पास पास ला रहे हैं और पास पास ला रहे हैं तो उसमें रिपल्सन हो रहा है, और उसमें क्या होगा, दुश्मनी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगा। जब ये कंडीशन में तुम आ गए, जब एक दूसरे के पास पास में आ गए, तो पास पास में जब आ जाओगे, यानी मैक्सिमम एक्सटेंट जब आ जाओगे, तो ये सबसे जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी है यही है बॉन्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब मैक्सिमम एक दूसरे के पास पास आ गए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, यानी ये पोजीशन सब कुछ डिसाइड कर रहा है। यानी ग्राफ में ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला, वही सब कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ जो एनर्जी होगा वो बॉन्ड एनर्जी होगा, यहाँ जो डिस्टेंस, ये जो एनर्जी होगा बॉन्ड एनर्जी होगा, क्योंकि 0 से लेके माइनस तक आया है। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये कहीं अगर पैसेज दिया जाए तो ये वाला पैसेज में क्या करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपसे अगर पूछा जाए, हर बार याद थोड़े रखोगे, 433 मतलब दूसरा दे दिया जाए, तो दूसरा दे दिया जाए तो ये आपका क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, और ये बॉन्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ है और ये बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड लेंथ डिसाइड हो गया, बॉन्ड एनर्जी डिसाइड हो गया। कोई जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड क्यों रिलीज होता है, समझ में आ गया, क्योंकि दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती बढ़ने से एनर्जी रिलीज होता है। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, पोटेंशियल जितना कम होगा, उतना ही दोनों में दोस्ती बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी इस पोजीशन पे सब कुछ हमें डिसाइडिंग फैक्टर है। यहां से जो ऊपर ग्राफ लेके गया है वो इमेजिनेशन है कि जब तुम उससे भी पास पास लाओगे तो वो क्या करेगा, उसको दुश्मनी में कर देगा। ये दुश्मनी है वाला ग्राफ, यानी रिपल्सन, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने लग गया। तो यहां से चलना है और यहां रुक जाना है सेकेंड पोजीशन पे, और थर्ड की तरफ जाना है तो ये रिपल्सन वाला है, मतलब ये इमेजिनेशन वाला है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा। अगर आपको पैसेज वगैरह बना के देगा तो पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। और ये जो गैप है 0 वाला, ये जो गैप है, यही गैप जो है वो आपको क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप होगा वही उसका बॉन्ड एनर्जी के नाम से जाना जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ के नाम से जानेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस इज नोन एज, यहां से ये वाला देगा, ठीक है। वो थोड़ा देखने में लगता है सर इतना ही है, बट वो देगा तो ऐसे हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या क्या क्वेश्चन का आंसर किए। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है या H2, हम बोलेंगे H2, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी है, ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट भी कंप्लीट हुआ है और ये एनर्जी -433 है।
तो हीलियम He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? तो हीलियम 2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि दोस्ती से बदला ज्यादा दुश्मनी है। जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को रिपल्सन कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन कर रहा है, तो दुश्मनी ज्यादा हो रही है। दैट्स व्हाई हीलियम 2 विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हीलियम 2 और एक रीजन बताएगा MOT, उसको बहुत अच्छे ढंग से बताएगा कि हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो VBT को थोड़ा आगे एडवांस वर्जन में लेके गया है MOT में, वहां और क्लियर चीजें बताएगा कि हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसने अलग तरीके से बताया, MOT अलग तरीके से बताएगा कि हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया? बॉन्ड बनते समय एनर्जी क्यों रिलीज होगा? क्योंकि दोस्ती बढ़ रही है और दोस्ती बढ़ने से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या डिसाइड होगा? बॉन्ड लेंथ। यहीं पे क्या डिसाइड होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां से ग्राफ क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, इनफाइनाइट है, वैल्यू दोनों आइसोलेटेड है, अलग अलग है, तो इसीलिए 0 से स्टार्ट होगा और यहां ग्राफ होगा। इस ग्राफ पे बॉन्ड लेंथ डिसाइड होगा, इस ग्राफ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी डिसोसिएट होगा। वैल्यू बॉन्ड बनते समय एक जो में होगा, बॉन्ड तोड़ते समय फिर से इसको बनाना है तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतना ही होगा। बॉन्ड बनते समय जब एनर्जी एक जो होता है तो उतना ही एनर्जी इसको तोड़ने में भी दिया जाएगा, फिर से वहीं बना देना इसको, तो बनाने के लिए उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने हाइड्रोजन के लिए समझाया। ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए केवल वैलिड है, ये ग्राफ हम Cl2 के लिए भी वैलिड हो सकता है, Cl2 पे भी समझ सकते हैं। हाइड्रोजन को थोड़ा समझना आसान होता है इसलिए हमने हाइड्रोजन को बनाया। हीलियम 2 पे भी हमने बना के देखा, नहीं एग्जिस्ट हो रहा। इतना समझ में आया? चलो इसको आप नोट्स में लिख लेना इसको। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि डी पाई और डी वाला कैसे सिग्मा और कैसे पाई बनाता है, हाउ टू फॉर्म डी ऑर्बिटल सिग्मा एंड हाउ टू फॉर्म डी ऑर्बिटल्स पाई। डी पाई और डी वाला कैसे सिग्मा बनाता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज